जी तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सिंध एमडी कैट का जो है वो पेपर रिकंडक्ट होने जा रहा है और आईबीएस को ले रही है। डेट भी अनाउंस हो गया 8 दिसंबर। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब आपका जो टाइम है वो प्रैक्टिस का है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है खुले दिल से। तो प्रैक्टिस के लिए आप तैयार रहें। आज मैं ना आपको चैप्टर 1 फंडामेंटल या फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एमडी कैट, मतलब जब रिवीजन होने जा रही है तो हम आपको जो बेसिक कंसेप्ट, मतलब जो पहले के कंसेप्ट तो आते ही हैं, हम क्या करेंगे, जो आपको कंसेप्ट आते हैं वो हर चैप्टर के मैं आपके पास कोई 28 से 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसको सोल्व करूँगा आपके सामने। आप भी उसको पहले सोल्व करें पॉज करके, अगर नहीं आता तो फिर इसको देखें, और फिर इससे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी हर चैप्टर की। अभी मैं पहले चैप्टर का लेके आऊँ, बाकी हम कल भी दूसरे चैप्टर्स के करेंगे। तो इसके अंदर पता है आपको कि 3-4 टॉपिक हैं पीएमडीसी के। मैं जो सवाल अरेंज किए हैं ना वो टॉपिक वाइज अरेंज किए हैं, तो आपने सिर्फ टॉपिक वाइज इसको देख के आगे चलते जाना है। जिस तरह पहला टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का। उसमें पहला सवाल है 20.18 AMU इज़ द डैश ऑफ नियॉन। तो ये जो है ये 2024 में ही आया हुआ सवाल है, 2024 यूएचएस के पेपर में। अब आपने ये नहीं देखना कि कौन से पेपर में आया हुआ है कौन से में नहीं, क्योंकि सवाल तो हर तरह के एक ही हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं। 20.18 AMU इज़ द डैश ऑफ नियॉन। आपको पता है कि जो नियॉन है, इसके नियॉन 20, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, नियॉन 20, नियॉन 21, नियॉन 22। अब ये जो 20.18 AMU है ना, ये नियॉन का कौन सा मैस है ये हमने बताना है। तो आपको पता है कि ये जो आइसोटोपिक मैस, ये जो आइसोटोप्स हैं, इनके जब मैस को हम प्लस करते हैं, मैस को मतलब आपस में आइसोटोपिक मैस को और इसकी रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास मैस आता है वो होता है एवरेज एटॉमिक मैस। तो ये जो मैस है 20.18 AMU, ये नियॉन का एवरेज एटॉमिक मैस है। तो ये आपको एवरेज एटॉमिक मैस होता है इसका। ये आपकी बुक में एग्जांपल भी थी, जिससे आपको पता चल जाता है कि इन तीनों का जब हम एवरेज एटॉमिक मैस लें तो वो 20.18 AMU आता है। ना तो ये इसका एटॉमिक मैस है, ना ही रिलेटिव एटॉमिक मैस है, ना ही एटॉमिक नंबर है, ये एवरेज एटॉमिक मैस है। 2024 में आया हुआ सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 AMU किसके इक्वल होता है। 1 AMU इज इक्वल टू डैश किलोग्राम। 1 AMU कितने किलोग्राम के इक्वल होता है। आपको AMU का कन्वर्जन आना चाहिए। 1 AMU 1.66 10 की पावर -24 ग्राम के इक्वल होता है, और इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1.66 इसको अगर हमें 1000 से डिवाइड कर दे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10 की पावर -3। तो जब इसको मैं नीचे से खत्म करूंगा ऊपर जाकर -3 हो जाएगी, और -3 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा -27। तो ये आ जाएगा 1.66 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो किलोग्राम में इसकी -27 के करीब आएगी, वो ये वाली वैल्यू है ए वाली 1.66 10 की पावर -27। अगर इसको AMU को मैं लिख दूँ, इसको मैं अगर मिलीग्राम में लिखना चाहूँ तो मिली का मकसद ये होता है कि ये आप जो 1.66 है ना, 66 10 की पावर -24, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1000 से। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1000 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1.66 10 की पावर -24, और ये 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और 10 की पावर 3 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 1.66 10 की पावर -21 मिलीग्राम आ जाएगा। मतलब आपके पास AMU के 3 रिलेशन हैं। कौन कौन से हैं आपके पास, एक ये है 1 AMU 10 की पावर -21 मिलीग्राम, और एक किलोग्राम वाला रिलेशन -27 किलोग्राम, और एक ग्राम वाला रिलेशन -24 ग्राम। ये तीनों आपको रिलेशन आने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास द बेस्ट स्टैंडर्ड टू मेजर द रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। आपको पता है किसी भी एटम का अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम कार्बन 12 से उसको
कंपेयर करते हैं, मतलब कार्बन 12 से कंपेयर करके उसका मास निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव और एवरेज को मिक्स नहीं करना, एवरेज आइसोटोपिक मास है और रिलेटिव कार्बन 12 से कंपेयर करने से मास है। तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन 12 ए वाली ऑप्शन में, बाकी जो है वो नहीं होगा। नियोन का तो हम कंपेयर ही नहीं करते, नाइट्रोजन का भी नहीं, कार्बन 13 का नहीं करते, कार्बन 12 का करते हैं, तो ये ए ऑप्शन इसकी हो जाएगी। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स सेम एम्पिरिकल फार्मूला। ये अब एम्पिरिकल फार्मूला के सवाल शुरू हो गए कि इनमें से हमने बताना है कि एम्पिरिकल फार्मूला कौन सी ऑप्शन में सेम है। पहले ऑप्शन को देखो तो मैथानल, मैथानल का क्या फार्मूला होगा, HCOOH, ये मैथानल का फार्मूला होता है। इसको अगर मैं वैसे लिखूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में तो ये हो जाएगा CH2O। इसी तरह होगा एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसके बाद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का तो आपको पता ही है CH3COOH एसिटिक एसिड। इसमें देखो तो 2 कार्बन के C2, 2 ऑक्सीजन के O2 और 1 H, ऐसे ही है, नहीं सॉरी H है वो 4 है, 1 ये और 3 ये 4। अब इसको अगर हम इसको डिवाइड करें, इसको कार्बन 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास C1H2O। तो मतलब इसका और इसका दोनों मैथानल और एसिटिक एसिड दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ रहा है, तो मतलब ये ए वाली ऑप्शन होगी जिसमें हमारा एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। तो अभी हमारे पास ये आंसर बन रहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। अभी आगे देखते हैं बाकी किसी का एम्पिरिकल फार्मूला सेम तो नहीं बन रहा, इसको देखते हैं मैथानॉल एंड एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड के तो हमने निकाल लिया, ये CH2O होता है एसिटिक एसिड का। मैथानॉल का निकालते हैं, मैथानॉल क्या होती है CH3OH। अब इसमें देखें तो 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसको अगर फर्दर डिवाइड करना चाहिए तो ये नहीं होगी, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि कार्बन की सिंपलेस्ट रेशो, मतलब एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, तो इसमें देखें ये एटम सिंपलेस्ट रेशो में है, इससे फर्दर सिंपलेस्ट रेशो में नहीं आ सकते, मतलब मजीद एक छोटे टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो मेथानॉल का ये है और एसिटिक एसिड का ये है, दोनों एक जैसे एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, तो ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती, ये कैंसिल होगी। फिर देखें मैथानॉल एंड एथानॉल, तो मैथानॉल का भी हमने ये निकाला CH4O। एथानॉल का दिखा के देखते हैं CH3CH2OH मैथानॉल होता है, और एथानॉल सॉरी। इसमें देखिए कार्बन 2 C2 लिख दिया हमने, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6, तो C2H6 लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ही है। तो इसको अगर फर्दर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 3 6, तो CH3O। तो ये देखें CH3O CH4O, ये दोनों एम्पिरिकल फार्मूला सेम नहीं है, तो मतलब मैथानॉल और एथानॉल दोनों का ही एम्पिरिकल फार्मूला सेम नहीं होगा, तो ये बी वाली ऑप्शन भी कैंसिल होगी। डी वाली में देखें तो सुक्रोज और लैक्टिक एसिड, तो हमें ए ऑप्शन तो मिल तो गई है कि ये होगा, मगर फिर भी देख लेते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसको फर्दर डिवाइड करें तो ये नहीं होगा डिवाइड। उसके बाद लैक्टिक एसिड क्या होता है, और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, जिसका ये फॉर्मूला होगा CH3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड को कहते हैं हम। लैक्टिक एसिड को आप आगे जाके पढ़ेंगे भी, तो इसका ये इस तरह का फॉर्मूला होता है। अब देखो कार्बन के 1 2 3 1 4, इसमें देखें 1 2 3 कार्बन, तो हमने लिखे C3। हाइड्रोजन देखें तो 3 1 4 5 और 1 6, C3H6। ऑक्सीजन देखें तो 1 2 3, तो क्या आएगा 3 1 3 3 2 6 3 1 3, तो आपके पास आ जाएगा CH2O। तो ये भी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला जो है सुक्रोज का, वो ये और ये दोनों आपस में मैच तो हो नहीं रहे हैं, तो ये वाली ऑप्शन डी वाली ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास ए ही करेक्ट ऑप्शन बचती है, तो ए ही हमारे पास करेक्ट होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, ये एम्पिरिकल फार्मूला को सोल्व करने से पहले ना, आगे जब आपको कहेगा ना एम्पिरिकल फार्मूला निकालें, इसको भी क्वेश्चन दे के कहेगा, तो उसको सोल्व करने से पहले आपको ये वाले सवाल ज़रूर आने चाहिए। ये जो है परसेंटेज कंपोजिशन का, व्हाट इज़ द परसेंटेज कम ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अच्छा, ये आया भी हुआ है सिंध एमडी कैट, सिंध में आया हुआ है। अब पता नहीं 2023 में आया था कि 24 में, सिंध 2023 में आया था शायद। परसेंटेज ऑफ वाटर इन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अब देखें, वाटर का पहले फॉर्मूला लिखते हैं H2O। किसी की एलिमेंट की अगर एक कंपाउंड में परसेंटेज निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अभी हमने निकालनी है, हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट की हमने परसेंटेज निकालनी, जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की निकालनी है, इसके हमने मैस को, मैस ऑफ ऑक्सीजन, इसके मैस को हमने डिवाइड कर देना मैस ऑफ कंपाउंड से, मतलब टोटल जो कंपाउंड है, मतलब इस फॉर्मूला में जो ऑक्सीजन का मैस है उसको हमने डिवाइड कर देना टोटल मैस से, H2O से। तो देखो इसमें ऑक्सीजन का कितना मैस है, ऑक्सीजन एक ही एटम और एक एटम का मैस होता है 16, और टोटल मैस कितना है, टोटल इसका है 2 हाइड्रोजन का मैस, 2 हाइड्रोजन है ना, और एक हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हो जाएगा 18, तो 18 मल्टीप्लाई इसको कर दें 100 से। अब इसको अगर सोल्व करें तो आपके पास आएगा 2 8 द 16 2 9 द 18, और ऊपर 8 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 800/9। अब इसको अगर डिवाइड करें अंदर रखकर, 800 को अंदर रखकर और बाहर को 9 को बाहर रखकर, तो इसको देखते हैं क्या आता है। 9 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 9 8 द 72, 72 यहाँ से अगर, तो फिर 80 नीचे आ जाएगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 72, फिर 8 नीचे आ जाएगा, और अब पॉइंट अगर लेके 0 लें तो फिर 88 लगाकर 72, मतलब ये चलता जाएगा, 88.8 आंसर इसका आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए 88.8 आंसर ए वाली ऑप्शन में है। तो ये वाले आपको इस तरह परसेंटेज कंपोजिशन जो भी निकालनी है वो आपने इस तरह इस वाले फॉर्मूले से निकालनी है, जो कि एक अहम फॉर्मूला है। अब ये वाले सवाल मैं बार बार नहीं कराता चाहूँगा, एक ही तरह के ये परसेंटेज कंपोजिशन अब आपको किसी भी फॉर्मूला, किसी भी सवाल आ जाए तो उसमें निकालनी आनी चाहिए परसेंटेज कंपोजिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये देखें वही सवाल आ गया है, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब वो इसलिए मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन पहले समझाई थी, मगर इसमें ने एम्पिरिकल फार्मूला में परसेंटेज कंपोजिशन पहले ही उसने दी हुई है, तो वो उसका स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, a substance X has found to contain carbon 72%, हाइड्रोजन 112%, और उसके बाद ऑक्सीजन 16%, एंड फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर एक गलती है, ये हाइड्रोजन जो है वो 12% होना चाहिए, 1 इसमें नहीं है, हाइड्रोजन 12%, क्योंकि वैसे तो फिर 100 से भी ज़्यादा हो गया, परसेंटेज कैसे रहेगी, 12% होना चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कंपाउंड एक्स है, उसके अंदर ये कार्बन 72%, हाइड्रोजन 12%, ऑक्सीजन 60% है, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहला स्टेप होता है परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना, और परसेंटेज कंपोजिशन तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो क्वेश्चन भी दे दिया, हमने ये एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन तो उसने क्वेश्चन भी दे दिया इन तीनों एलिमेंट्स की, तो हमें इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली केसेस में जो MCQ होते हैं इसी तरह होता है। दूसरा स्टेप होता है कि एटॉमिक रेशो निकालना। वो कैसे निकालते हैं कि ये जो परसेंटेज कंपोजिशन दी है इसको इसके एलिमेंट्स के मोलर मास से डिवाइड कर दें, जिस तरह कार्बन की दी है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। कार्बन की दी है उसने 72, हाइड्रोजन की दी है 12 और ऑक्सीजन की दी है 16। अब इसको हमें डिवाइड करना होगा, जो परसेंटेज कंपोजिशन दी है इनके मोलर मैसेज से। कार्बन का मोलर मैस कितना होता है 12, तो इसके 12 से डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसको 16 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 1 से डिवाइड करें तो कोई असर नहीं होगा, 12 भी आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप होता है कि इनमें से ये जो दूसरे स्टेप के आंसर आए हैं, इनमें से जो छोटा आंसर है उसको इन तीनों से डिवाइड कर दे, छोटे आंसर को। तो देखिए इनमें से छोटा आंसर कौन सा है, 1 एक छोटा आंसर है,
12 और 6 भरे हैं, तो हमें 1 को इन सब से डिवाइड करना है। 6 और 1, 12 ओवर 1 और 1 ओवर 1, तो ये हमने डिवाइड कर दिया इनको। अब देखो 6 और 1 कितना आएगा, 6 कार्बन 12 ओवर 1 12 और 1 ओवर 1 1, तो ये क्या आ जाएगा C6H12O, मतलब 6 कार्बन के, हाइड्रोजन के 12 और O ऑक्सीजन का 1, तो ये हमारे पास कहाँ पर है, सी वाली ऑप्शन में C6H12O हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए आपको यही चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन जो कि क्वेश्चन में मोस्टली दी होती है। दूसरा, इनको जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको मोलर मैसेज से डिवाइड कर देना है। तीसरा कि जो मोलर मैसेज के डिवाइड करने के बाद आंसर आया है, तीसरा स्टेप के ये मोलर मैसेज से जो डिवाइड करने के बाद आंसर आया है उसको छोटे आंसर से, जिस तरह इसमें सबसे छोटा 1 था, उससे डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने से फिर आपके पास ये एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। चलें अब चलते हैं। ऐसे नेक्स्ट चौथा स्टेप भी होता है, मगर वो अभी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कि वो स्टेप क्या है, क्योंकि इस फॉर्मूला में वो यूज़ नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन में वो स्टेप यूज़ नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। देखिए मैंने सवाल इसी तरह अरेंज किए हैं कि आपको हर स्टेप की समझ आती जाए। पिछले वाले में एक स्टेप यूज़ नहीं हुआ था, अब देखें इस वाले में वो यूज़ होगा। अ कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस ऑक्साइड हैज़ 43.6% ऑक्सीजन। एक कंपाउंड है फॉस्फोरस ऑक्साइड का, उसकी 43.6% ऑक्सीजन है। इस एम्पिरिकल फार्मूला इज, तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा ये हमने बताना है। अच्छा, 43.6% ऑक्सीजन और फॉस्फोरस ऑक्साइड का कंपाउंड है, मतलब पी, और उसमें ऑक्सीजन होंगे, उसमें से ऑक्सीजन उसने दे दी है 43.6%, और अगर ये टोटल 100% हुआ तो उसमें से ऑक्सीजन कितनी है, 43.6%। अब अगर हमें परसेंटेज अगर निकालनी है पी की, तो हमें क्या करेंगे, इसको 43.6 को माइनस कर देंगे 100 से, मतलब आपके पास आंसर तकरीबन आ जाएगा इसका 56.4% जो है वो इसका परसेंटेज हो जाएगी फॉस्फोरस की। तो हमने क्या कर लिया है, हमने दोनों की, यहाँ पर ऑक्सीजन की परसेंटेज 43.6 और फॉस्फोरस की अभी हमने निकाल ली है 56.4%। अब जो पहला स्टेप तो हमारा यही था, हमने कर लिया। दूसरा स्टेप है कि इन परसेंटेज को इनके मोलर मैसेज से डिवाइड करना। तो जो पी की आई है वो है 56.4 और जो ऑक्सीजन की आई है वो आई है 43.6। अब इनको इससे मोलर मैसेज से डिवाइड करना है। ऑक्सीजन का जो मोलर मैस होता है वो होता है 16 और फॉस्फोरस का आपको पता है मोलर मैस 31। जब इससे आप डिवाइड करोगे तो आपको जब डिवाइड करेंगे तो इसको आंसर आपके पास क्या आएगा। आप ये इस तरह कर लें कि ये जो आपके पास है ना, ये 43.6, इसको अगर हम रफली रफली ले लें 44, और ये जो 56.4 है इसको अगर हम 57 ले लें तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। इसको 57 ले लें और इसको 44 ले लें, तो कैलकुलेशन इजी करेंगे तो ये 44 को डिवाइड करेंगे इसको 16 से, तो 44 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 से डिवाइड करने पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 32 से मल्टीप्लाई करके बाकी कितना बच जाएगा 12, और 12 और एक ज़ीरो लेंगे पॉइंट लगाकर, ज़ीरो लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 112 आंसर आ गया। फिर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 80 आ गया, और 80 को फिर आप 80 यहाँ पर लेंगे तो इसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, मतलब 8 आएगा, तो उसके बाद ज़ीरो लेंगे, तो उसके बाद इसको 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर है 2.75, इसका आ गया 2.75। अब इसको अगर डिवाइड करें, 57 को डिवाइड करना है हमें 31 से, तो अगर इसको डिवाइड करें 57 को 31 से, तो 31 1 से डिवाइड 1 पे जाएगा, क्योंकि ये इससे बड़ी पे रकम पे तो जा नहीं रहा। 1 से करने के बाद ये आपके पास 26 बाकी बच गया, और अगर पॉइंट लें और ज़ीरो लगाएं तो हमारे पास 260 बन जाएगा, तो ये ऊपर क्या है 1 पॉइंट, ठीक है।
और अब 31 को अगर हम मल्टीप्लाई 260 लाने के लिए तो वो 8 पे आएगा। 8 पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 248 और इसको डिवाइड करें तो 12, बाकी बचता है इतना ही बहुत है हमारे पास 1.8। इसका आंसर 1.8 आ गया और इसका 2.78। छोटी कौन सी रकम है? 1.8। तो हम इन दोनों को 1.8 से डिवाइड कर देंगे। ये 1.8 को भी 1.8 से डिवाइड करेंगे और 2.75 को भी 1.8 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हो गया, डिवाइड करके 1 आ गया, मगर इसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल कैसे होगा? अब देखो ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो मुझे आपको बताया होगा कि पॉइंट की जगह पे नीचे हम 1 लगाएंगे और जितने आगे डिजिट हैं 1 2 उतने 0 लगा देंगे और बाकी ऊपर वो पॉइंट ख़त्म कर देंगे। और नीचे भी इसी तरह पॉइंट ख़त्म कर देंगे और नीचे 10 आ जाएगा। ये पॉइंट की जगह पे 1 और 10। अब हम ये 10 जो है वो ऊपर जाके यहाँ से ऊपर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये ऊपर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा वो हम देखने। 10 ऊपर जाके से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 10 का 0 इससे कट गया और बाकी हमारे पास क्या रहेगा 275 और नीचे क्या रहेगा 180। तो जब आप ये आया था 1 और इक्वल आ गया 275 डिवाइडेड बाई 180। तो इसको देखते हैं 275 को जब 180 से डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आंसर तकरीबन जो आएगा वो 1.5 के करीब आएगा। आप डिवाइड करके देखिएगा 275 180 पे। तो ये 1 पे अगर डिवाइड करें तो 180 आ गया। 180 से अगर जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 95 और 95 अब 1 से अगर पहले किया था पॉइंट लगा कर 0 लिया तो अब 5 से करेंगे तो 1950 आ जाएगा आपके पास, मतलब 1.5 आंसर आ गया हमारे पास। इधर 1 था, ये 1 था और इधर 1.5 आ गया। अब जगह थोड़ी तो मैं इधर कर रहा हूँ 1 और यहाँ पर 1.5 आ गया था, ठीक है। अब देखिए ये होल नंबर रेशो नहीं है। फॉस्फोरस हमारे पास 1 आया, ये फॉस्फोरस था और 1 आया और ऑक्सीजन 1.5। हमारे पास ये 1 है, ठीक है, मगर ये 1 होल नंबर रेशो नहीं है। तो इसको होल नंबर रेशो करने के लिए हमें किसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। यही है चौथा स्टेप। पहला था परसेंटेज कंपोजिशन जो दी थी, दूसरा था इसको डिवाइड करना, तीसरा था कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करना। अब चौथा है कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि ये वाला 1.5 होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3। तो इसलिए हम ये 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को भी 2 से। तो इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आ गया, इसको 3 आ गया, मतलब P2O3 हमारा आंसर होगा। P2O3 वो हमारे पास बी ऑप्शन में P2O3। चले, ये वाला सवाल अच्छा था इसलिए मैंने कहा था चौथा रूल इसमें अप्लाई होगा और उसके लिए थोड़ा ट्रिकी सवाल बन जाता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और ये भी एम्पिरिकल फार्मूला के हवाले से है। इसमें देखिएगा कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच हैव, ये यहाँ पर ना 80% आएगा, विच हैव 80% कार्बन, हाइड्रोजन 20% है। तो उसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो फार्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक n चाहिए और एक एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए। अब n कैसे निकालते हैं वो अलग बात है, पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं, फिर n निकाल लेंगे और फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएंगे उसका। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए पीछे ही हमने पढ़ा कि पहला स्टेप है परसेंटेज कंपोजिशन, और वो उसने यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया, कार्बन की 80% और हाइड्रोजन की 20%, ये परसेंटेज कंपोजिशन उसने दे दिया। अब दूसरा स्टेप था स्टेप नंबर 2 कि इस परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करना है हमने इनके वो से मोलर मैसेज से। तो ये 80 को जब 12 से डिवाइड किया तो 66.6 आएगा, मतलब 6.6 आएगा, सॉरी 20 को 1 से डिवाइड करो तो 20 आएगा। अब तीसरा स्टेप ये था कि ये जो आंसर आए हैं 6.6 और 20, इसको लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करें। 6.6 को मतलब ये जो लोवेस्ट इनमें से कौन सा होगा 6.6 के 20, तो 6.6 लोअर है, तो इन दोनों को हम 6.6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6.6 को भी 6.6 से डिवाइड किया, 20 को भी 6.6 से, ये तो हो गया कैंसिल होके 1। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैसे डिवाइड होगा, ये 6.6
का पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम 1 लगाएंगे और आगे कितने डिजिट है, 1 और 0 आ जाएगा। अब ये 10 जो है ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 20 से, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाई 66 पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे आपके पास तकरीबन 3 आंसर आएगा और इसका क्या आंसर आया था 1, मतलब कार्बन के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए 3, तो हम लिख सकते हैं CH3, कार्बन का 1 हाइड्रोजन का 3। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब देखें एम्पिरिकल फार्मूला जो है CH3, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इनके नंबर, मतलब कार्बन का जो 1 है और हाइड्रोजन का 3, इसको फर्दर क्या डिवाइड कर सकते और किसी टेबल पे नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड जिनको हम फर्दर डिवाइड ना कर पाएँ उसे हम कहते हैं कि उनका जो एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला वो सेम होता है, मतलब उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है। मतलब अगर n की वैल्यू 1 रखें तो एम्पिरिकल फार्मूला इनसे मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला के इक्वल होगा, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला के इक्वल होगा 1 मल्टीप्लाई होके। तो हमारे पास मतलब मोलिकुलर फार्मूला भी इसका CH3 होगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी CH3 होगा। हमें उसने क्वेश्चन में मोलिकुलर फार्मूला पूछा था। अब नेक्स्ट सवाल भी मोलिकुलर फार्मूला के ऊपर ही है, उसमें वो कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला, ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इफ़ मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 110.15 फाइंड द मोलिकुलर फार्मूला। तो उसके लिए मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करिए, 2012 में आया हुआ सवाल है। मोलिकुलर फार्मूला अभी बताया है इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n का फार्मूला क्या होता है, अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता हो वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो। और जो अगर हमें n की वैल्यू पता हो तो हम इसको मोलिकुलर फार्मूला को आसानी से निकाल सकते हैं। n कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, मोलिकुलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। एम्पिरिकल फार्मूला मैस क्या होता है, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला था C3H3O, इसका मैस, अब कार्बन कितने 3 और एक कार्बन का 12 मैस होता है, इसको मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन कितने 3 और एक हाइड्रोजन का 1 मैस होता है, इसको मल्टीप्लाई करो। और 16, 3 12 60 36, 3 और 16, इसको जब मल्टीप्लाई करें प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स की जगह पे हम 55 रख देंगे, तो हमने 55 रख दिया। मोलिकुलर मैथ्स उसने क्वेश्चन में हमें दिया था ये 110, तो हमने मोलिकुलर मैथ्स 110 रख दिया। और जब ये रखा तो ये 55 1 और 55 2 द 110, तब n की वैल्यू आ गई 2। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 2 रखें तो मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है C3H3O। तो 2 अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 द 6 C6, 2 3 द 6 H6 और 2 1 द 2 C6H6O2, हमारे पास आंसर आ जाएगा और वो है ए वाली ऑप्शन में C6H6O2। चले अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10, आइसोइलेक्ट्रॉनिक बताना कौन सा है। Cn इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद, मतलब Cn नेगेटिव आइसोइलेक्ट्रॉनिक किस स्पीशीज से है, ए से है, बी से है, और सी से है और डी से है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं कि जितने Cn में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वही इन नीचे वाले कौन से कंपाउंड में से हैं। Cn में पहले गिन लेते हैं, कार्बन में 6 होते हैं, नाइट्रोजन में 7 होते हैं और एक ये जो -1 है उसको प्लस करके 14 आ गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हाइड्रोजन में 2, एक हाइड्रोजन में 1, 2 हाइड्रोजन में 2 और एक ऑक्सीजन में 6 प्लस 8 हो गया। कार्बन में 6 होते हैं और ऑक्सीजन में होते हैं कितने 8, तो 8 मल्टीप्लाई 2 ऑक्सीजन है तो 8 मल्टीप्लाई 2 16 और 16 और 6 22 होते हैं, मतलब ये 22 इसमें होंगे, टोटल 22 यहाँ पर होंगे। तो ये 22 है और ये 14 है, तो बैलेंस नहीं हो रहे, हमें 14 वाला ढूंढना है जिसमें 14 हो। इसमें देखें कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, 14, तो मतलब ये बी वाली ऑप्शन है जिसमें जो कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक है Cn नेगेटिव से। N इज यूनिटी फॉर, अभी हमने पीछे पढ़ा ना मोलिकुलर फार्मूला का फॉर्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब N यूनिटी, N 1 होगा तो तब ये मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बराबर हो जाएंगे, क्योंकि N की वैल्यू तो 1 है और वो 1 एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगी।
तो मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो, उनकी एन की वैल्यू 1 होगी। तो इसमें से देखते हैं कौन सा कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, उसी के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर इसको देखें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 द 6, 2 3 द 6, 2 1 द 2। तो मतलब ये एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम इसका नहीं होगा, इसका डिफरेंट होगा। और इसको देखें तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 1। इसको भी कर सकते हैं 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 6 3। इसको देखें तो इसको नहीं कर सकते हम। तो ये मतलब डी वाली ऑप्शन जो है इसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी नंबर ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। 0.1 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस है 0.1, मोलर मैस है 23। 1 को डिवाइड करना है। अब ये अगर पॉइंट को ख़त्म करें तो ये डिजिट की जगह पे 1 लगा दिया और आगे कितने डिजिट है, 0। तो 23 मल्टीप्लाई 10, 230। 230 को हम बाहर रखेंगे, 1 को अंदर रखेंगे। 1 को अंदर रखा तो डिवाइड किया। अब 1 डिवाइड नहीं हो सकता 230 पे, तो हमने पॉइंट लगाकर 0 ले लिया। अब वो भी नहीं हो रहा तो और एक 0 ले लिया, और वो भी हो रहा तो एक और 0 ले लिया। इस तरह 1000 हो गया। 1000 230 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 920 आता है। 920 से माइनस किया तो 80 आ गया। 80 भी 230 पे नहीं जाता तो 0 लगा लिया, 800 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 690। मतलब हमारे पास जो आंसर है वो 0.0043 आ गया। इसको अगर हम लिख सकें या पॉइंट आगे की तरफ 3 मूव करें, 4.3 10 की पावर -3 हमारा आंसर हो जाएगा, और वो है ए वाली ऑप्शन में। अच्छा, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें वो कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 किलोग्राम आइस। 1 किलोग्राम आइस है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे। आपको पता है 1 किलोग्राम 1000 ग्राम में होता है, तो हमें यहाँ पे 1000 ग्राम यूज़ करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमें 1000 ग्राम दिया है, मोलर मैस वाटर का 18 होता है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 55.5 आएगा। डिवाइड कैसे करना है, 100 3 डिजिट ले लें तो 18 5 90 होता है। फिर माइनस करो तो 10 आ जाता है, ये 0 नीचे लिया 100 आ गया। फिर 18 5 90 होता है, 10 0 आ गया, पॉइंट लगाकर फिर 0 लिया और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया है 55.5 के करीब। तो वो हमारे पास है बी वाली ऑप्शन में 55.5। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के जो सवाल है ना, ये वॉल्यूम वो स्टोइचियोमेट्री से होते हैं। अब हमें पता है कोई भी गैस जब 1 मोल हो तो उसने मोलर वॉल्यूम, मतलब उसका जो वॉल्यूम होता है मोलर वॉल्यूम होता है, और उसकी वैल्यू होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जिस तरह के कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जब उसका मोलिकुलर मैस 44 ग्राम होगा तो वो 1 मोल के इक्वल होगी। कोई भी गैस जब मोलर मैस के इक्वल होती है तो वो 1 मोल के इक्वल होती है, और इसका जब ये 1 मोल है तो इसका वॉल्यूम 22.414 होगा। मतलब 44 ग्राम पे इसका वॉल्यूम 22.414 ग्राम है। हमने लिख लिया 44 ग्राम पे इसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। अब अगर 4.4 ग्राम पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं 4.4 ग्राम। इसका मैस पहले ये था बैलेंस केमिकल, और अब ये कंडीशन है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ये था मैस और ये वॉल्यूम, इसमें रिलेशन हमने लिया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2.24 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये 44 और 44 तो कैंसिल हो गए, और ये 10 ऊपर जाके इससे माइनस करेगा तो एक पॉइंट पीछे हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ गया 2.24।
आगे है जी हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स, ये नया सवाल आएगा। हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। 1 मोल क्लोरीन गैस है, उसमें कितने क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होंगे। नंबर ऑफ एटम्स किसी भी स्पीशीज के निकालने, उसके हमारे पास फॉर्मूला है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। अब ये मास ओवर जो मोलर मास है ना, इसको ओवरऑल हम नंबर ऑफ मोल्स भी लिख देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम दूसरा फॉर्मूला इस तरह हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, किसी एक मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है। जिस तरह वाटर में देखें तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है 3, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 नंबर ऑफ एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2। इसी तरह यहाँ पर उसने क्या पूछा क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस Cl2 होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है 2, क्योंकि उसमें 2 क्लोरीन के एटम है। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए हैं, तो हम 1 रख देंगे। एवोगैड्रो नंबर वैसे का वैसे, एटॉमिसिटी 2 आ गई, और 2 बंदा 2 Na हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो है हमारे पास ए वाली ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किस में होंगे, ये ईटा में आया हुआ सवाल था, ईटा में, ईटा एमडी कैट। अब देखें नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला पीछे बताया आपको, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। अब इन सब में अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स फाइंड कर, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, तो इनमें नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर तो सेम है, एटॉमिसिटी भी सब में सेम है। देखें इसमें भी एक एटम होता है, इसमें भी एक, इसमें भी एक। डिपेंड किस पे कर रहा है, इस मास और मोलर मास पे। तो अगर ये देखें मैग्नीशियम का मास और मोलर मास 7/24 है, क्योंकि मैग्नीशियम का मास उसने 7 दिया और मैग्नीशियम का मोलर मास 24 होता है। इसी तरह सी वाले ऑप्शन में सोडियम का मास ओवर मोलर मास 8 दिया, मोलर मास 23 होता है। एल्यूमिनियम का मास ओवर मोलर मास 9 दिया और मोलर मास 23 होता है। तो ये आपके पास तकरीबन, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है इन सब में से लोवेस्ट जो आएगा इसका आएगा, सोडियम का। तो इसमें सबसे कम नंबर ऑफ एटम होंगे, तो सोडियम के केस में आएगी, क्योंकि ये इसका जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर वो छोटा है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो सोडियम के केस में 8 ग्राम सोडियम। अच्छा, इन विजल 10 ग्राम नाइट्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, विच वन विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ एटम। कौन उसमें नंबर ऑफ एटम कम होंगे, नंबर ऑफ एटम किस में कम होंगे वो बताना है हमने। तो नंबर ऑफ एटम का पीछे आपको फॉर्मूला बताया, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। ठीक है, मास उसने दे दिया सबका। नाइट्रोजन का अगर पहले देखें तो वो भी 10 दिया है, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 होता है, एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 नाइट्रोजन है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास 28 आ जाएगा सारा। तो 28 ये हो गया, इसका भी मैथ 10 था, मोलर मैथ 32, 10, 2। अब देखो इसमें को किस क्या आंसर आता है। सबसे देखे पहले देखे तो ये नंबर ऑफ मैथ्स, इसका भी 10, 10, 10। इसमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ 2, 2, 2। चेंज क्या है, ये 28, 32, 2। अब ये देखो नंबर ऑफ एटम्स और ये वाला नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका ये नंबर बड़ा हुआ उसके नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। हमें पूछा क्या है, लीस्ट नंबर ऑफ एटम। तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम किस में प्रेजेंट होंगे, इनमें से जिसका ये नंबर जो मोलर मास है वो बड़ा हुआ, तो वो बड़ा किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कम होंगे, बी वाली ऑप्शन। अच्छा, तो सवाल है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन्स 8 ग्राम वाटर ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल हो तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन है ये 1 मोल है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन कितने मोल है, 2 मोल। तो 1 मोल हो तो उसमें 2 मोल ऑक्सीजन है, 2 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 32। अब 1 मोल है तो उसके अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन है। वो कह रहे हैं जब 8 ग्राम, तो जब 8 ग्राम होगी तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। x 32 से मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके जब 32 मल्टीप्लाई होगा और 8 उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 1 दा 8 और डिवाइड किया 32 से, तो 1/4 को हम 0.25 लिखते हैं, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन में है।
आगे है जी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल ऑफ सोडियम। हाफ मोल सोडियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या फिर कोई भी आपको चीज़ निकालनी हो, यही फॉर्मूला है। मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर Na मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। मास है हमारे पास जी, मास और मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स भी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। मास नंबर ऑफ मोल्स हमें उसने दे दिए हाफ, तो हाफ हमने नंबर ऑफ मोल्स रख लिए, नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर वैसे ही। अब देखो एटॉमिसिटी होता है कि जो चीज़ पूछी गई है वो एक मॉलिक्यूल में कितनी है, एक आयन में कितनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि 11 थे, एक प्लस की वजह से एक निकल गया, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2 1 2 2 5 10 5n में। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ H2O फॉर्म्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ CH4 बर्न्स इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। कि हमने क्या करना है कि जब CH4 बर्न होती है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये बनाती है। अब वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, बाकी सब उसका एक ही बनेगा। अब वो ये पूछ रहा है कि कितने ग्राम वाटर बनेगा जब 8 ग्राम मीथेन बर्न करें और O2 जो है वो एक्सिस में हो, O2 एक्सिस में हो। अब तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक देखें CH4 और वाटर में क्या रिलेशन है कि जब CH4 का एक मॉलिक्यूल 1 मोल हो तो वाटर के 2 मोल हो रहे हैं। 1 मोल से मुराद के इसका मास कितना हो 16, क्योंकि कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन 16, और इसका कितना हो 2 मोल का 18 18 36। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो मीथेन है वो 8 ग्राम है। पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 16 है, अब 8 ग्राम हो गया। अब वो कह रहा है कि कितना वाटर बनेगा, पहले 36 बन रहा, अगर ये 16 से 8 हो गया हाफ, तो ये 36 से हाफ हो जाएगा 18, 18 ग्राम वाटर बनेगा। सीधी सी ऑप्शन है। हमारे पास है गिवन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये इक्वेशन एक दी हुई है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड टू बर्न कम्प्लीटली 5 लीटर ऑफ C3H8। 5 लीटर C3H8 को बर्न करने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर 1 मोल हो तो 5 मोल उसमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो 5 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन, तो वो कह रहे हैं कि अगर 5 लीटर हमें ये चाहिए C3H6, मतलब ये 5 है, तो ये 5 गुना ज़्यादा 5 का कितना होगा ऑक्सीजन 25, तो 25 लीटर उसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो 25 कहाँ पे है, डी वाली ऑप्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन द वेट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो इस तरह के सवाल आपने इक्वेशन से कंपेयर करने हैं। अब वो कह रहा है हमने जो लाइमस्टोन और इसको हीट किया, ठीक है, हीट करने पे क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब अगर हमने 100 ग्राम को हीट किया, ठीक है, क्या किया 100 ग्राम, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब ये 1 मोल था, तो 1 मोल था मतलब ये 100 ग्राम था। अब निकाल लेना 1 मोल में इसका मोलर मास 100 ग्राम में आएगा। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48। तो इसको अगर जब आप प्लस करोगे 40, 12 और 48 को 100 आएगा आपके पास, ठीक है जी। अब 100 ग्राम जब ये कैल्शियम कार्बोनेट था तो तब जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल मतलब 44 ग्राम बन रही थी, और जब उसने कह दिया कि हमारे पास ये 25 ग्राम है तो तब कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, x को 100 से और 44 को आपके पास 25 से, 44 को 25 से मल्टीप्लाई करवाया और x के साथ जो 100 था वो इधर आके डिवाइड हो गया, और डिवाइड करने पे 11 आया, मतलब 11 ग्राम हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब सवाल है हमारे पास 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन डैश मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बताने हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। मास हमारे पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल
मतलब H2, इसका मैस भी O2 होता है मल्टीप्लाई Na, उसको डिवाइड करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 हमारे पास आंसर बी वाली ऑप्शन में। पच्चीसवां सवाल है हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में 3 ग्राम अगर कार्बन कंबस्शन हो तो वो हमें ये इन चारों ऑप्शन में से क्या देगी। अब देखें इक्वेशन में अगर 1 मोल मतलब 12 ग्राम कार्बन है तो वो हमें 1 मोल मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 ग्राम अगर ये हो जाए तो फिर कितने ग्राम बनेगी ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें पता चलता है कि ये 11 ग्राम मिलेगी। ठीक है, जब 11 ग्राम मिलेगी तो ऑप्शन में तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन ही नहीं है, ये 55 या 22, बाकी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑप्शन है 2। तो हम इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैस हमारे पास आया 11 ग्राम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस। मैस 11 ग्राम, मोलर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। इसको अगर डिवाइड करोगे तो 4 1/4 और 6.0 10 की पावर 23 को 6 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आपके पास 1.5 आएगा। मतलब ये डी वाली ऑप्शन ठीक है, 1.505 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। उसके बाद फिर चले जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 3 क्वेश्चन रह गए हैं। एक ये है कि ये एक अच्छा सवाल है, 7.6 ग्राम CS2 है, वो रिएक्ट करता है 12.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से। ये इसकी इक्वेशन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट पहचानने के लिए आपने ना सबसे पहले वाले रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करना है। जो ये देखो CS2, उसको प्रोडक्ट से कंपेयर किया। फिर दूसरे वाले रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करना है। ये देखिए 7.6, इसको प्रोडक्ट से 44 से कंपेयर किया। मतलब ये नहीं, ऑक्सीजन को दूसरे वाले रिएक्टेंट को ऑक्सीजन को प्रोडक्ट से कंपेयर किया। जब कंपेयर किया, आप देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब CS2 1 मोल मतलब 76 ग्राम है, 1 मोल का 76 ग्राम ही मैच आएगा, आप निकाल के देख लें। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल है, 1 मोल मतलब 44 ग्राम है। अब वो कह रहा है 7.6 ग्राम अगर ले लें कार्बन डाइसल्फाइड 7.6 ग्राम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम चाहिए। तो वो हमें चाहिए 4.4 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ग्राम बनेगी अगर हम 7.6 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 96 मतलब 3 मोल है ना, तो 96 अगर ग्राम इसका मैच लें तो वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड इसका मैच कितना होगा, 44 ग्राम होगा। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आंसर आएगा 5.8। ज़्यादा कौन सा है 5.8, कम कौन सा है 4.4। 4.4 किसका बार है, कार्बन डाइसल्फाइड से, और 5.8 का बार है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड से कम आ रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। वो वाला जो रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बनाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम प्रोडक्ट बना रहा है 4.4 और ऑक्सीजन ज़्यादा बना रहा है 5.58, तो कम वाला लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड। वही नंबर ऑफ मोल्स, मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 1 किलोग्राम। आपको पता है 1 किलोग्राम को हम 1000 ग्राम भी लिखते हैं, तो हमने 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिया डिवाइडेड बाय कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मैस। क्या होगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, O3 का कितना होगा 48, प्लस करेंगे आपके पास 100 आएगा। तो 100 नीचे हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करके 10 आया, तो हमारे पास आंसर भी क्या होगा 10। लास्ट सवाल है, व्हाट आर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 9 ग्राम वाटर। हाइड्रोजन एटम्स 9 ग्राम वाटर में क्या होंगे, वही फॉर्मूला, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर।
मैच कितना था 9 ग्राम, मोलर मैच 18, मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी 2, क्योंकि वाटर के एक मोलिक्यूल में H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम है। अगर टोटल पूछा तो फिर 3 लिखनी थी यहाँ पे, उसने सिर्फ हाइड्रोजन एटम पूछा तो यहाँ पे 2 ही लगाएंगे। 9 1 9 9 2 18, 2 1 2 2 2 2 1 2, बाकी क्या बच गया Na, तो मतलब Na ही आंसर होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नए चैनल पे हैं तो फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।